जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अनमोल ठाकुर रिसर्च सेंटर में। तो हम लोगों ने अभी तक जितनी जो पिछली वाली क्लासें थी जैसी चल रही थी वो आपको कंटिन्यू चलती रहेगी, लेकिन आज से हम लोग ट्वेल्थ के 8 सब्जेक्ट में हिस्ट्री का यानी कि इतिहास का चैप्टर शुरू कर रहे हैं, क्लास शुरू कर रहे हैं। जो ये क्लास आपको प्रतिदिन मिलेगी, रेगुलर मिलेगी। इस क्लास में आपको PDF नोट्स के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर चैप्टर से कम 50 से 60 से ज़्यादा प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाएंगे और इसका PDF भी दिया जाएगा। ठीक है, कौन सी क्लास का? ट्वेल्थ का। ठीक है, क्लास ट्वेल्थ का हमारा क्लास ट्वेल्थ का जो है क्या है, इतिहास का चैप्टर है। इसका इतिहास का चैप्टर नंबर फर्स्ट है मेरा। ठीक है, आज से हम लोगों का शुरू होगा। बहुत ही बेहतरीन क्लास होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और बहुत ही आसानी से हर चीज़ों को समझेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया जाएगा और आप इतना उम्मीद दिला सकते हैं कि अच्छे नंबर से आप पास करेंगे ट्वेल्थ में। चलिए पहला पॉइंट की बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नामकरण। हड़प्पा सभ्यता के जो नामकरण हुआ था ना, तो उसके बारे में बता रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के जो नामकरण किया गया था वो कब किया गया था और किस काल में किया गया था। तो कह रहा है कि हड़प्पा नामक स्थान जहाँ संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, यानी कि हड़प्पा नामक स्थान जहाँ संस्कृति आपकी पहली बार खोजी गई थी उसी के नाम पर किया गया था। जो हड़प्पा संस्कृति जो खोजी गई थी नहीं पहली बार, उसी के नाम पर हड़प्पा सभ्यता का क्या किया गया था, नामांकन किया गया था। याद रखिएगा, बहुत ही आसान सी लाइन है कि हड़प्पा संस्कृति की जो खोज की गई थी उसी के नाम पर आपका हड़प्पा सभ्यता का नामांकन हुआ था। ठीक है, इसका काल निर्धारण तो जो था कितना था, 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया था। जो हड़प्पा सभ्यता की, जो हड़प्पा संस्कृति का जो काल था वो कब था, याद रखिएगा 2600 ईसा पूर्व, 2600 और 1900 ईसा पूर्व से में रखा गया था हड़प्पा संस्कृति का काल। ठीक है, कितना है, 2600 से 1900 ईसा पूर्व। ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है, क्वेश्चन को याद रखिएगा कि हड़प्पा संस्कृति का जो काल था वो कब था कि 2600 से और 1900 ईसा पूर्व था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के चरण। हड़प्पा सभ्यता के कितने चरण थे, ठीक है, उसके बारे में। जो सबसे पहला है आपकी आरंभिक हड़प्पा सभ्यता। सबसे पहला क्या है, आरंभिक हड़प्पा सभ्यता। जो हड़प्पा सभ्यता का जो आरंभ हुआ उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, दूसरा क्या है, विकसित हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता जो था, हड़प्पा संस्कृति जो थी उसकी विकास कैसे हुई, किस तरह से हुई, उसके बारे में कहा है। तीसरा है प्रवर्ती हड़प्पा संस्कृति, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो प्रवृत्ति होना शुरू हुआ वो किस तरह से हुआ, इसके बारे में चर्चा करना है। ठीक है, अगले पॉइंट को देखिए। अगला कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी के आसपास तक फैली थी। क्या थी, यह सभ्यता सिंधु नदी के आसपास फैली थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता था कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो क्या थी, जो सिंधु नदी थी उसके आसपास में फैली हुई थी, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, इसका इलाका क्या था, उपजाऊ था। मतलब यहाँ को जो सिंधु घाटी की जो सिंधु घाटी जो थी, सिंधु नदी जो थी उसका इलाका में क्या था, वो उपजाऊ था। और उपजाऊ जब था तो हड़प्पा वासी यहाँ क्या करते हैं, खेती करते हैं। स्वाभाविक सी बात है, अगर उपजाऊ होगा तो वहाँ पे खेती होगा ही होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत। माना कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में जो हमको जानकारी कहाँ से मिली हड़प्पा सभ्यता के बारे में, उसके जो स्रोत मिले थे, जिसके जिसके अनुसार, जिसकी सहायता से हम हड़प्पा सभ्यता को बता पाए थे कि यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता थी। ठीक है, उसमें क्या क्या मिला था, आवास, मृदधन, आभूषण यानी कि गहने मिले थे, औजार, कई तरह के औजारें मिली थी। ठीक है, मोहरे यानी कि मोहरे भी मिली थी। ठीक है, इस और क्या था, इमारतें और खुदाई से मिले सिक्के। जब इमारतों को खुदाई किया गया तो वहां से मिले सिक्के से हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में बता पाए थे। ठीक है, क्या क्या था, आवास, मृदभांड, आभूषण, औजार, मोहरे, इमारतें और खुदाई से मिले सिक्के से। ठीक है, क्या किया था, हड़प्पा सभ्यता को हम लोग क्या हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाया था। ठीक है, यानी कि इस चीजों को नोट कर लीजिए, इसके आगे की चर्चा करते हैं।
चलिए आप लोगों ने उसको नोट कर लिया। अब आगे की चर्चा करते हैं, आगे की बात करते हैं। अगला पॉइंट मेरा है कि सिंधु सभ्यता की निर्माता। देखिए सिंधु सभ्यता की निर्माता कैसे हुआ, निर्माता कौन थे। तो सिंधु सभ्यता के अंतर्गत क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के अंतर्गत उत्खनन के प्रमुख 4 प्रकार के अस्थि पंजर। अस्थि पंजर का मतलब होता है ना कि कंकाल, ठीक है। अस्थि मतलब हड्डी, ठीक है। अस्थि पंजर का मतलब क्या होता है, कंकाल। कंकाल मिले, क्या क्या मिला कि प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड, भूमध्य सागरीय, अल्पनाइन और मंगोलियन, ये 4 प्रकार के आपके क्या मिले, अस्थि पंजर मिले, यानी कि कंकाल मिले, ठीक है। इसके उसके बाद की बात की चर्चा करते हैं। तो इसके आधार पर यह संभावना स्वीकार की गई कि इसके निर्माण में मिश्रित प्रजातियां के लोग का स्थान था। क्या था, जो ये सिंधु सभ्यता को जो निर्माण था उसमें क्या था, मिश्रित प्रजातियों के लोगों का क्या था, स्थान था, ठीक है। वैसे तो इनका संस्थापक किसे माना जाता है, द्रविड़ को माना जाता है। किसे माना, सिंधु सभ्यता की निर्माता किसे कहा जाता है, तो द्रविड़ को कहा जाता है। इतना याद रखिएगा, जो बाद में दक्षिण भारत में क्या कर गया, पलायन कर गया, यानी कि चले गए, ठीक है। क्या कहा था, इसके आधार पर स्वीकार की गई इसके निर्माण में मिश्रित प्रजातियों के लोगों का स्थान था, मतलब कि कई प्रकार की प्रजातियों के लोगों का स्थान था इसमें सिंधु सभ्यता के निर्माण में, ठीक है। निर्माण में पता चला कि इसमें कई प्रकार के प्रजातियों का लोगों का स्थान था, ठीक है। इसके संस्थापक किसे को माना जाता है, द्रविड़ को माना जाता है। द्रविड़ बाद में चलकर कहाँ चला गया, दक्षिण भारत की ओर पलायन कर गया, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख स्थल की बात करते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में है और बाकी स्थल भारत में है। जो हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख स्थल थे, तो कुछ कहाँ चला गया, पाकिस्तान में चला गया, और बाकी का बाकी कहाँ पे आपको भारत में रह गया, ठीक है। तो बात करते हैं, इससे क्वेश्चन बनता है कि कौन सा स्थल कहाँ है। तो इसको ज्यादा बेटर ध्यान दीजिएगा कि नागेश्वर, पहला है कि नागेश्वर कहाँ है मेरा, तो गुजरात में है, ठीक है। नागेश्वर कहाँ है, गुजरात में। दूसरे की बात करते हैं तो बालाकोट हर किसी को पता है कहाँ है, पाकिस्तान में। कहाँ पे है बालाकोट, कहाँ पे है, पाकिस्तान में, ठीक है। आगे की बात करते हैं तो चनहुद्रो कहाँ पे है, पाकिस्तान में, ठीक है। इस सब याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बार बने हुए हैं, बहुत बनेंगे भी, ठीक है। आगे बात करें कोटदजी कहाँ पे है, आपको पाकिस्तान में, ठीक है। और उसके आगे बात करते हैं तो धौलावीरा कहाँ पे है, गुजरात में है। लोथल कहाँ पे है भैया, तो लोथल भी भैया कहाँ पे है, आपके गुजरात में है, ठीक है। कालीबंगन कहाँ पे है, सबको पता है, कालीबंगन कहाँ पे है, राजस्थान में है। और बनावली कहाँ पे है, हरियाणा में है, कहाँ पे है, हरियाणा में। और राखी गढ़ी कहाँ पे है, आपकी हरियाणा में है। इस टाइप के जो नाम है ना, इसको बेटर याद रखिएगा और ज्यादा ध्यान देखिए। याद नहीं किया जाता इतिहास को, किसी चीज को याद नहीं किया जाता, उसको समझा जाता। अगर बार बार किसी चीज को देखिएगा ना, तो आपके दिमाग में जरूर आ जाएगा। तो इस चीजों को बार बार देखना है, याद नहीं करना है। इस चीजों को क्या करना है, बार बार देखना है। और इस वाले क्लास में, जो क्लास में आज से शुरू किया हूँ, इस वाले में बता दूं, मैं इतना उम्मीद दिला सकता हूँ, इसमें सबसे ज्यादा फैसिलिटी किया है कि आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे। कम से कम एक चैप्टर के 60+ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया जाएगा। तीसरा क्या है कि वैसे पॉइंटों को बताया जाएगा आपके बुक क्या ही जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। तो इस सारी चीज़ों की फैसिलिटी दी गई है बिना किसी फीस के, ठीक है, फ्री क्लासेस में। तो इस चीज़ों को बेटर समझिएगा। छोटा वीडियो होगा, लेकिन छोटा में बहुत सारे चीज़ों का क्लियर करके जाएंगे, इतना हम उम्मीद देते हैं, ठीक है। इतना विश्वास बना के चलिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। आगे बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की बस्तियाँ का। तो हड़प्पा सभ्यता की जो भैया बस्ती थी ना, वो कितनी थी, 2 भागों में विभाजित किया गया था। हड़प्पा सभ्यता की जो बस्तियाँ थी उसको कितने भागों में विभाजित किया गया था, 2 भागों में। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों को कितने भागों में विभाजित किया गया था। तो भैया याद रखिएगा कि 2 भागों में विभाजित किया जाए। ये मैं जब ऑब्जेक्टिव क्लास कराऊंगा उस समय आपको मैं बता दूंगा। देखिए पहला क्या था, दुर्ग, और दूसरा निचला शहर, ठीक है। दो 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 भागों में बस्तियां क्या 2 भागों में विभाजित थी। पहला था दुर्ग और दूसरा था आपको निचला शहर। दुर्ग और निचला शहर की अगले पॉइंट में बेहतर ढंग से समझिए कि दुर्ग का क्या मतलब है और निचला शहर का क्या मतलब है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके आगे लेकिन इसके नाम को जरूर याद रखिएगा भैया, क्या यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत मान लीजिए तो VVI है कि कौन सा स्थल कहाँ पे है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके आगे की चर्चा करते हैं।
चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों को कितनी भागों में विभाजित किया गया था? 2 भागों में विभाजित किया गया था बस्तियों के। एक पहला था दुर्ग और दूसरा था निचला शहर। ठीक है, अब बात करते हैं दुर्ग के बारे में। तो दुर्ग के बारे में बात करते हैं तो यह कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बनी होती थी। ये दुर्ग जो कब कहाँ बना होता था? कच्ची ईंटे के चबूतरों पर बना होता। ठीक ठीक है, और दुर्ग को दीवारों से घिरा गया था। दुर्ग को किस चीज से घिरा गया था? दीवारों से घिरा गया था। अगली पॉइंट की बात करते हैं तो दुर्ग पर बनी संरचना का प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोगों के लिए किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है कि दुर्ग पर बनी जो संरचनाएं थी, जो ढांचा था, उसको एक संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोगों के लिए किया जाता था। ठीक है, दुर्ग के बारे में आप समझ में। अब बात करते हैं निचले शहर की। 2 भागों में विभाजित थी बस्तियां, याद रखिए कौन कौन? दुर्ग और निचला शहर। निचले शहर की जब बात करते हैं तो निचला शहर को आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। जो निचला शहर था ना, वो आवासों मतलब क्या? घर। ठीक है, तो निचला जो शहर था आवासीय भवनों के उदाहरण का प्रस्तुत करता है। यानी कि जो निचला शहर था वो घरों को दिखाने का एक उदाहरण देता है। ठीक है, आगे बात करते हैं तो इसका निचला शहर के दीवारों से घिरा गया था। इसके अतिरिक्त इनके कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था। मतलब कि जो निचला शहर था उसको क्या किया गया था? दीवारों से घिरा गया था, लेकिन इसके अतिरिक्त बहुत सारे भवन थे, यानी कि बहुत सारे घर था जो ऊंचे चबूतरों पर किया गया था, बनाया गया था। ठीक है, अब इसके बाद कर जो जो क्या करता था? नींव का कार्य करता था। नींव मतलब समझते हैं ना, अपने गाँव में पहले नींव दिया था, उसके बाद घर बनता है। सेम उसी तरह का नींव जो नींव का कार्य करता था। ठीक है, अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की सड़कों और गलियों की विशेषताएं। जो हड़प्पा सभ्यता की हमारी सड़कें थी और जो गलियां थी, उसकी जो क्या क्या विशेषताएं थी उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता में आपके सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति पर बनाया गया था। याद रखिएगा, एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के गलियों, सड़कों और नलियों को किस पर बनाया गया था? तो ग्रिड पद्धति पर क्या किया गया था? बनाया गया था। अब बात करते हैं ग्रिड पद्धति की। ग्रिड पद्धति होता कैसा था उसके बारे में समझते हैं। ये क्या करती थी? एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यानी कि जो सड़कें और गलियां थी वो क्या थी? वो एक दूसरे के समकोणों पर काट देती। ठीक है, आगे बात करते हैं कि यह जल निकास प्रणाली अनूठी थी। यहाँ की जो जल निकास, यानी कि जल जो निकास मतलब क्या? निकलना। तो जल का जो निकास होता था, जल जो बहकर बाहर जाता था, वो बहुत ही अलग था। ठीक है, यानी कि अनूठी थी। ठीक है, यानी कि घरों के गंदे पानी को नालियों से जोड़ा गया था। यानी घर से जो गंदा पानी निकलता था ना भैया, उसको क्या किया गया था? उसको नाली के साथ अटैच किया गया था। जो अभी हम लोग भी देखते हैं, अभी वर्तमान में भी, कि जो नाली होती थी, उस नाली को क्या करते थे? घर के गंदे पानी को बहाव के लिए आप उसमें अटैच किया करते हैं। ठीक है, सेम उसी तरह वहां पर भी था। ठीक है, और सड़कों के साथ साथ नालियों को बनाया गया था। यानी कि जो सड़क बनती थी उसके साथ साथ ही नालियों का भी निर्माण किया गया था। ये भी अपने वर्तमान में ही चल रहा है। ठीक है, सड़कों के साथ साथ नालियों का भी बनाया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं सड़कों और गलियों के एक अगल बगल में आवासों को बनाया गया था। यानी कि सड़क और गलियां जो थी उनके अगल बगल में क्या थी? घर को बनाया गया था। आवास मतलब घर होता है। ठीक है, यानी कि घरों को बनाया गया था। ठीक है, अब इसके बारे में, दुर्ग के बारे में बेहतर से समझ ले, निचला शहर के बारे में समझ गए, हड़प्पा सभ्यता एवं सड़कों और गलियों की विशेषताओं के बारे में समझ गए। ठीक है, आज के लिए हमारा पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा? पहले पढ़ा हड़प्पा सभ्यता का नामांकन किस तरह से हुआ। हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति जो काल थी, जो कितना थी? ठीक है, 2600 से ईसा पूर्व, 2600 से और 1900 ईसा पूर्व थी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता था, उसके बारे में पढ़ा। उसके बारे में पढ़ा हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख जानकारी के जो प्रमुख स्रोत थे उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि सिंधु सभ्यता के निर्माता, ठीक है, सिंधु सभ्यता के निर्माता कैसे हुआ था, यानी निर्माण कैसे हुआ था, उसके बारे में पढ़ा। उसके आगे हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में जाने, जो वो कुछ पाकिस्तान में है और बाकी सब जो थे वो हमारे इंडिया में थी, यानी कि भारत में थी। उसके बाद पढ़ा हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां। हड़प्पा सभ्यता कितनी बस्तियां थी भैया? 2 बस्तियां थी, एक दुर्ग और एक निचला शहर। ठीक है, उसके बारे में डिटेल में चर्चा की है, दुर्ग और निचला शहर की। उसके आगे की बात करते हैं तो उसके आगे क्या पढ़ा? हड़प्पा सभ्यता के सड़कों और गलियों की विशेषताओं के बारे में हम लोगों ने समझा। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है, इसके बाद कल कंटिन्यू होगी। क्लास बहुत जो साइज होगा ना वो बहुत छोटा होगा, लेकिन छोटों में ही बहुत सारी चीज़ों को बता के जाएंगे जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं
और बेहतर ढंग से थ्योरी बाई हर चीज़ करेंगे। जो जो फैसिलिटी थी वो हमने बता दिया। इस वीडियो में आपको इतनी सारे मिलेगी, लेकिन पीडीएफ के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि वहाँ पर बताया जाए कि आपको पीडीएफ कहाँ प्राप्त होगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना है। अगर फ्री शिक्षा मिल रही है ना अच्छी तरह से, तो फ्री शिक्षा के लाभ उठाओ भैया। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। जय हिंद।